Hello and welcome to Krishna Coaching. मैं सचिन गोयल, Director Krishna Coaching. I welcome you all in this special session of Indian Question Polity. And the topic today is Council of Ministers. Council of Ministers में आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? स्टार्टिंग कहां से करने जा रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स. समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दो तरह से पढ़ा जाता है और ये दो तरह क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ शिप विच सिंक्स और सेल टुगेदर. हम जो डूबे सनम तो तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे. कुछ ऐसा ही हाल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, ध्यान रहे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी राज्यसभा में पास नहीं होता क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, यानी कि अब सरकार में विश्वास नहीं रहा लोकसभा के मेंबर्स का, अब बहुमत नहीं रहा, अब मोर देन 50% स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या नहीं रखती है? विश्वास नहीं रखती है रूलिंग गवर्नमेंट में, तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी. तो लोकसभा भी डिसॉल्व हो सकती है. लेकिन क्या होगा? सबसे पहला काम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फिर से बोल रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में अगर पास हो गया, मोर देन 50% ऑफ लोकसभा ने अगर कह दिया कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, they are bound to tender their resignation. यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेजिग्नेशन ऑफर करेगा प्रेसिडेंट को. फिर आगे प्रेसिडेंट की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे. अगर तो उसे लगता है कि ऑल्टरनेटिवली कोई और है लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर जो सरकार बना सकता है, तो वो उसको चांस देगा और रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेगा. अदरवाइज हो सकता है वो उसी को, माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ही आगे कंटिन्यू करने को कहे, या फिर वो ये भी कर सकता है कि लोकसभा को डिसॉल्व करके नए लोकसभा इलेक्शंस होल्ड करवाए, कंडक्ट करवाए. तो ये था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है आंसरेबल टू प्रेसिडेंट होता है सेंटर में, और स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल का मिनिस्टर आंसरेबल टू गवर्नर होता है. ओके, मैं डिटेल में अब इसको कुछ पॉइंट्स के साथ आपको करवाना चाहूंगा और आपके सामने मेरे ये पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, इसको जरा ध्यान दें. ठीक है, हियर आर द पॉइंट्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं आपको ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके. ये देखिए, शैल वी स्टार्ट. लुक एट इट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स. दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने बात की है. कौन कौन सी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी होते है इंडिविजुअल. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहां से बाहर आती है? आर्टिकल 75, जिसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है जी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करता है. ओके, और सभी मंत्री जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, यानी उनकी जवाबदेही होती है फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन. इसका क्या फर्क है? कुछ नहीं किया तो ओमिशन, कुछ किया तो कमीशन. करना चाहिए था कुछ काम मगर नहीं किया, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला. उसमें ये बात उठी विनोद राय तब के कैग की रिपोर्ट के आधार पर कि नीलामी क्यों नहीं की गई, ओपन मार्केट बिडिंग क्यों नहीं की गई 2G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी की. वो ओमिशन था एक. अगर वो किया होता तो 1,75,000 करोड़ का फायदा पब्लिक एक्सचेकर को होता. ओके, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक टीम की तरह काम करती है. इधर दे स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर. ठीक है, और लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास हो जाता है तो सभी मंत्रियों को अपना रेजिग्नेशन देना होगा, चाहे वो राज्यसभा के ही मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, और पीएम को अपना रेजिग्नेशन ऑफर करना होगा। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद ही प्रेसिडेंट को कह दें कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व दी लोकसभा, किस ग्राउंड पर कि अब लोकसभा जो ये हाउस है ये इलेक्टोरेट के व्यूज को फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और इस कारण से हो जाने चाहिए फ्रेश इलेक्शंस। तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, इस बात को देखते हुए वो इलेक्शंस भी करवा सकता है। प्रेसिडेंट मे नॉट oblige the council of ministers that has lost the congress of lok sabha, और इलेक्शंस करवाने की बजाय वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए, जितना टाइम बचा हुआ है अभी लोकसभा का, उतने टाइम के लिए किसी और को भी वो चाहे तो प्रधानमंत्री बनाकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो, बोलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है, इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई फैसला कैबिनेट ने लिया है तो वो बांध देता है सभी कैबिनेट मंत्रियों को, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के फैसले से डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर सारे बंध जाते हैं। ठीक है, तो ये हर मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है फिर, ठीक है, कि वो सपोर्ट करेगा उस कैबिनेट डिसीजन को, फिर चाहे वो मिनिस्टर ही डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, वो फैसला लेने से पहले जो मीटिंग हुई थी, चाहे उसमें उस पर्टिकुलर डिफेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर के उस फैसले को क्रिटिसाइज किया हो, कहा हो कि ये ठीक नहीं है, पर अगर फैसला ले लिया गया है तो हर मंत्री को अपने ब्रदर मिनिस्टर को सपोर्ट करना है, उसके डिसीजन को सपोर्ट करना है। हम कहते हैं ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना सिर्फ करना है आउटसाइड द पार्लियामेंट बट विद इन द पार्लियामेंट आल्सो, दोनों। और मोर ओवर अगर एक मंत्री बहुत ज्यादा डिसएग्री कर रहा है तो ये भी कर सकता है अकेला, ठीक है, विद द कैबिनेट, कैबिनेट के फैसले से अगर वो असंतुष्ट है और वो ही इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, जनता को क्या जवाब देगा, तो वो अकेला भी रिजाइन करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बाहर हो सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। जैसे कि भीमराव राम जी अंबेडकर ने कहा कि मेरी बाकी मंत्रियों से बन नहीं रही है, ठीक है, ओवर द हिंदू कोड बिल। आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर कहते थे कि हिंदुओं का पार्ट होकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ प्रताड़ना मिली है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो चुका है, कई मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया जब कैबिनेट डिसीजन से वो एग्री नहीं थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की वजह से रिजाइन किया था, और बी आर अम्बेडकर ने अपने कलीग्स के साथ फिर बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म अपना लिया था। सी डी देशमुख नाराज थे, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के मुद्दे पर, इसलिए उन्होंने भी रिजाइन किया था। और आरिफ मोहम्मद जो थे वो भी एक बड़े नेता थे, उन्होंने राजीव गांधी का जो विवादित जो एक बिल आया था शाह बानो केस के बाद, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट नाम था इसका, ठीक है, इसके खिलाफ, इससे नाखुश होने की वजह से आरिफ मोहम्मद ने रिजाइन किया था। ये सब मैंने आपको बताया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 75 क्या कहता है? इट कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। और क्या कहता है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर जब तक एंजॉय करेगा एक मिनिस्टर, वो तभी तक उस गद्दी पर रहेगा। ही होल्ड्स ऑफिस टिल ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब रिमूव कर सकता है एक मंत्री को, लेकिन वो तब करेगा जब उसे पीएम बोलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम
when the council of ministers enjoy the confidence. अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंजॉय कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, मगर फिर भी किसी एक पर्टिकुलर मंत्री को हटा सकता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, यानी पीएम जब मर्जी किसी को भी हटाने का ऑर्डर दे सकता है प्रेसिडेंट को। और अगर कोई डिफरेंसेस है, ओपिनियन का फर्क है, या फिर डिससेटिस्फेक्शन है किसी एक मिनिस्टर के काम को लेकर, तो प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, आस्क द पर्टिकुलर मिनिस्टर टू रिजाइन और टू एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। पहले तो मंत्री को बोलेंगे आप अपना इस्तीफा दे दो, नहीं तो प्रेसिडेंट को ऑर्डर करेंगे इसको निकाल दो। ओके, और इस पावर को एक्सरसाइज करके जो प्रधानमंत्री हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइजेशन देते हैं, यानी जिंदा रखते हैं। ठीक है, और इसी बात को लेकर भीमराव रामजी अंबेडकर क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तभी अचीव किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ पीएम। पीएम के हाथ में है सब कुछ। देयरफॉर अनलेस until we create that office, अगर पीएम को ऑफिस नहीं होगा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर? विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट एंड डिसमिस, वो किसी को भी मंत्री बना भी सकता है और किसी को भी मंत्री पद से हटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पर्टिकुलर मंत्री ने कुछ भी किया है, उसके लिए कोई सलाह दी है, उसके लिए ही कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ब्रिटेन की अगर बात करें तो जो भी राजा का फैसला है, ठीक है, किसी भी पब्लिक एक्ट को लेकर, ठीक है, विच इज काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर, हर फैसला मिनिस्टर साइन करता है। इन ब्रिटेन एवरी ऑर्डर ऑफ किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर। और अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है विच इज इन वॉल्यूशन ऑफ एनी लॉ, तो द मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड वुड बी लायबल इन द कोर्ट। ठीक है, द लीगली एक्सेप्टेड फ्रेज इन ब्रिटेन इज द किंग कैन डू नो। राजा की कोई जवाबदेही नहीं, जवाबदेही किसकी होगी? मंत्री की होगी। हेंस ही कैन नॉट बी सूड इन एनी कोर्ट, राजा के ऊपर केस नहीं हो सकता। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पर राजा फ्री है, उस पर कोई केस नहीं हो सकता। मिनिस्टर के साइन होते हैं हर ऑर्डर पर और मिनिस्टर को कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ भारत में मिनिस्टर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसे किसी भी फैसले के लिए ही कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटरसाइंड बाय अ मिनिस्टर। वहां पर हर राजा के फैसले, क्राउन के फैसले पर मिनिस्टर साइन होते हैं, यहाँ नहीं होते। ओके, और कोर्ट्स को भी रोक दिया गया है भारत में फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एडवाइस गिवन बाय एनी मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। किसी मंत्री ने कोई सलाह दी प्रेसिडेंट को, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? ठीक है, 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज होती है, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है ये सबसे ऊंचा रैंक होता है मिनिस्टर्स में, और इनको कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इन इनके बीच डिफरेंसेस क्या है? 3 कैटेगरी है ना, डिफरेंस रैंक का है, इमोल्यूमेंट्स का है और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का है। ठीक है जी, और इन सब तीनों के ऊपर कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर टॉप पर। ओके, अब मैं तीनों के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स के बारे में। ये हेड होते हैं अपने डिपार्टमेंट के, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे होम मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो दे आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जबकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, वो किसी एक मिनिस्टर के साथ जनरली अटैच किए जाते हैं और जरूरी नहीं है किसी एक मंत्रालय में ही दिया जाएगा। ठीक है, दे कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज
of ministries or departments or can be attached to cabinet minister. दोनों, किसी एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के अंडर भी लगाया जा सकता है, किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और अलग से भी लगाया जा सकता है। ओके, और आगे चलते हैं। जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स हैं, ये सबसे ऊंचा रैंक है। दे आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स and they play an active role in deciding the policies. Thus, their responsibilities extend over the entire cabinet. जिम्मेदारी वाला काम है, मंत्रालय मिलता है, कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं। यहां आ जाओ, अगर एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को अटैच किया गया है किसी मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के साथ, तो दे में ईदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स of the ministries headed by the cabinet ministers, allotted specific items of work related to the ministry headed by the cabinet ministers. जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जब पहले होते थे, वो होते थे पी चिदम्बरम, ठीक है। पी चिदम्बरम के साथ अटैच किया गया चंडीगढ़ के लोकसभा सांसद पवन कुमार बंसल को, ठीक है, और उन्हें बना दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। और इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, और कई ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आती है, तो इंश्योरेंस सेक्टर उनको दे दिया गया, कोई एक काम दे दिया गया उनको, ठीक है। एंड ही वाज टू असिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वाज टू असिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, आगे, इन बोथ द केसेस दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। देखो, दो बातें आई हैं कि चार्ज किसके हाथों में रहेगा, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी रहेगी, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, उसके अंडर होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, अगर उन्हें कोई एक मंत्रालय दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, तब भी वो सेम काम करते हैं, सेम पावर्स होती हैं उनकी in relation to that ministry or departments, ठीक है, लेकिन they are not members of cabinet and do not attend cabinet meetings. कभी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते, सिर्फ तब करेंगे जब उन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाए, ठीक है, unless specially invited when something related to their ministry department are considered. अगला आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। देखो, सबसे पहले बताऊं, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनवाइट किया जाए तो कर सकते हैं। और फिर आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स ये कभी भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते। अब इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिल सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर को तो मिलना ही मिलना है, पर डिप्टी मिनिस्टर को कभी नहीं मिलेगा। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई एक मंत्रालय कभी नहीं देंगे। उन्हें कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ जोड़ दिया जाता है या फाइनेंस मिनिस्टर्स को असिस्ट करने को कहा जाता है, एंड असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, एंड दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, देयरफॉर दे डू नॉट अटेंड कैबिनेट, इनको भी इनवाइट भी नहीं किया जाता। और देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, एक और मंत्री के बराबर की चीज होती है, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है। They are members of the last category of Council of Ministers, which is also known as the ministry. They have no department. इनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, ये डिप्टी मिनिस्टर की तरह होते हैं, ठीक है। They have no department under their control. They are attached to senior ministers and they assist them in the discharge of their parliamentary duties. लेकिन since 1967, no parliamentary secretaries have been appointed, except during the first phase of राजीव गांधी सरकार ने कुछ बनाए थे, तब से नहीं बना, 1967 के बाद से। At times, Council of Ministers may also include a Deputy Prime Minister, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक, लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया था, ताऊ देवीलाल को बनाया गया था। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है, ठीक है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से ये पोस्ट क्रिएट की जाती है। और आगे करते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, ये हम अगली बार के रखते हैं टॉपिक को, ठीक है। आज के सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं, अगली बार का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फर्क है। ओके, एक टेबल है जो कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा,
ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैबिनेट का रोल क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल क्या है। ठीक है, काउंसिल वर्सेस कैबिनेट का टॉपिक होगा अगला सेशन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन? Should I end the session now?